Bismillahirrahmanirrahim. My name is Adnan Choktai. We are discussing strategic management and concepts. Lastly, we were discussing about strategy analysis and choices. हम आज उसको मजीद कंटिन्यू करते हैं. हम strategy analysis and choices हमने पढ़ा था, SWOT को पढ़ा, स्पेस पढ़ा, BCG मैट्रिक्स पढ़ा. इसमें ये था कि आपकी सारे एनालिसिस हैं, आपकी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन कैसे होती है, एग्जीक्यूशन कैसे होती है, आपको स्ट्रेटजी कब रिवाइज करनी पड़ती है, कब आपको नई लानी पड़ती है, वो चीज़ें. तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं. आगे हम आते हैं आई इंटरनल एक्सटर्नल जो जी इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिक्स क्या है. इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिक्स जो है बेसिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल एक्सटर्नल चीज़ों को मैच करती है, आपकी पोजीशनिंग करती है, ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन को डिटरमिन करती है. ये कहता है पोजीशन एंड ऑर्गेनाइजेशन वेरियस डिवीजंस इन 9 सेल डिस्प्ले. ये सिमिलर है बीसीजी मैट्रिक्स के, जिसमें आपका कैश फ्लो, आपकी स्ट्रेटजी, कंपेटिटिव स्ट्रेटजी, सारी चीज़ें आती हैं. इट रिक्वायर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिवीजंस. स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ ईच मैट्रिक्स आर डिफरेंट. इंटरनल एक्सटर्नल एवोल्यूशन मैट्रिक्स के अंदर हम देखते हैं बेस्ड ऑन टू की डायमेंशन होती हैं. इसमें एक होता है इंटरनल फैक्टर एवोल्यूशन और एक्सटर्नल फैक्टर एवोल्यूशन, ईएफई और आईएफई. इंटरनल फैक्टर एवोल्यूशन में ये होता है कि आप अपना इंटरनल एवोल्यूशन करते हैं और सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं, और एक्सटर्नल एवोल्यूशन मैट्रिक्स में ये होता है कि आप एक्सटर्नली चीज़ों को देख रहे होते हैं. तो ये जिस तरह ग्राफ में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, ये इसी तरह उसके ऊपर आता है. जो आपका आईएफई है वो एक्स एक्सिस पे होता है, और ईएफई जो एक्सटर्नल फैक्टर एवोल्यूशन है ये वाई एक्सिस पे होती है. हम फिर इसको तीन मेजर डिवीजन में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें है ग्रो एंड बिल्ड. ग्रोथ और आपकी वो होल्ड एंड मेंटेन, कि आप कितना अर्सा होल्ड और मेंटेन कर सकते हैं. और फिर हार्वेस्ट एंड डाइवेस्ट, यानी कि आप इसमें मजीद इन्वेस्ट कर रहे हैं या उससे आप विड्रॉल कर रहे हैं. तो ये इस तरह से ही चलता है. नेक्स्ट इसमें आती है हमारे पास ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स. इसके अंदर भी ये जिस तरह बीसीजी मैट्रिक्स है, ये भी ग्रैंड स्ट्रेटजी है कि आपको बहुत मैसिव स्ट्रेटजी जो करनी पड़ती है. इट इज टूल फॉर फॉर्मुलेटिंग अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज. कि जब आप स्ट्रेटजीज बनाते हैं तो आप एक पे स्टिक नहीं करते, आप तीन चार ऑल्टरनेटिव भी बना रहे होते हैं. अगर ये नहीं होगी हम ये कर लेंगे, ये नहीं होगी हम ये कर लेंगे. तो जब तक आपके पास ऑल्टरनेटिव्स ना हो तो आप एक पे बेस नहीं कर सकते उसके. अगर आप एक पे बेस करेंगे तो काम नहीं करेंगे. जब हम ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज की तरफ जाते हैं तो इट बेस्ड ऑन टू मेजर डायमेंशंस. वो जो मेजर डायमेंशंस हैं वो होती हैं, वो दो चीज़ें क्या हैं जी. एक कंपेटिटिव पोजीशनिंग है, एक आपकी मार्केट ग्रोथ है. कंपेटिटिव पोजीशन ये होती है कि आपका ये देती है कि आपके कंपटीशन में आपकी पोजीशन क्या है, आप अपने आप को कहाँ पोजीशन करते हैं अमंग योर कंपेटिटर्स, या आपके स्पेस पे आप कम्पीट कर रहे हैं, आपका जो कंपेटिटिव एडवांटेज है अमंग योर कंपेटिटर्स वो क्या है. सेकंड है जी मार्केट ग्रोथ. कि मार्केट ग्रोथ जो है वो क्या है, और आप उसमें कितना जो है उसके साथ चल रहे हैं और चीज़ों को कूप अप कर रहे हैं और उसको चला रहे हैं. आगे इसकी डिटेल देखते हैं. इसके अंदर अब आप ये देखें कि आपका जो रैपिड ग्रोथ है एक ऊपर है और स्लो मार्केट ग्रोथ नीचे है. लेफ्ट पे अगर आप देखेंगे तो वीक कंपेटिटिव पोजीशन आपकी ये है, और राइट साइड पे आपकी स्ट्रॉन्ग कंपेटिटिव पोजीशन है. अब जिस तरह बीसीजी मैट्रिक्स में भी इसी तरह था. अब आप इसको यहाँ पे देखेंगे, अगर आपकी ग्रोथ जो है वो रैपिड है और आपका वीक कंपटीशन पोजीशन है, कि आप वीक हैं और लेकिन मार्केट आपकी ग्रो कर रही है, वहां पे आपको क्या स्ट्रेटजीज बनाने की जरूरत है. वहां पे आप स्ट्रेटजीज लेंगे अपनी मार्केट डेवलपमेंट की, कि आप अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से मार्केट को डेवलप करेंगे, अपनी मार्केट में पोजीशन स्ट्रॉन्ग करेंगे, मार्केट में कोई नया ब्रांड लाएंगे, अपनी नई प्रोडक्ट लाएंगे. फिर दूसरी है मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी, कि आपके पास सब कुछ था, आपने मार्केट में पेनिट्रेट नहीं किया, आपने मार्केट को एक्सप्लोर नहीं किया, तो आप फिर जो स्ट्रेटजी बनाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस के जी आपकी मार्केट में ग्रोथ है लेकिन आपकी कंपेटिटिव पोजीशन वीक है, फिर आप मार्केट पेनिट्रेशन की तरफ जाएंगे. आपकी मार्केट पेनिट्रेशन भी अच्छी है, मार्केट डेवलपमेंट भी अच्छी है, फिर भी आपकी प्रोडक्ट नहीं चल रही, फिर आप जाते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ. फिर आपको नई ऐसी प्रोडक्ट लाते हैं कि जिस पे लोग आपको की ब्रांड की तरफ आए और कॉन्शियस हो, तो वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ आते हैं. फिर ये होता है कि आपको मजीद ग्रोथ में जाने के लिए आप ये करते हैं कि जी हम जो है हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन कर लें, कि हम अपनी चीज़ों को अपने पास ले लें, इन हाउस प्रोक्योरमेंट करने उचारी करते हैं, तो फिर आप हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन स्ट्रेटजीज की तरफ जाते हैं. नहीं होता तो फिर आप डाइवर्सियर की तरफ, आप डाइवर्सिफाई हो जाते हैं किसी तरफ अपने आप को सस्टेन करने के लिए. नहीं होता तो आप लिक्विडेशन की तरफ जाके उस सेगमेंट को क्लोज कर देते हैं. ऑन द अदर हैंड आप आए, तो आपका जी रैपिड ग्रोथ है और आपका कंपटीशन भी स्ट्रांग है. फिर आप क्या करेंगे, आपको इसको सस्टेन करने की जरूरत है. कि ये नहीं कहते कि जी हम स्ट्रांग कंपेटिटिव पोजीशन पे हैं और मार्केट भी ग्रो कर रही है तो हम आराम से बैठ जाए, हमारी प्रोडक्ट बिक रही है. नहीं, आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा कीन ऑब्जर्वर बनना है. वो इसलिए बनना है कि आपने अपनी पोजीशन को स्टेबल करना है, आपने ये अपनी पोजीशन जाने नहीं देनी. क्योंकि जब आप इस पोजीशन पे होते हैं तो सबसे ज्यादा थ्रेट आपको कंपेटिटर्स की तरफ से होता है, कि कहीं वो कॉस्ट कटिंग में कोई चीज़ लें, कहीं नई प्रोडक्ट लें, तो आपसे एकदम लोग शिफ्ट हो जाएंगे और आप बिल्कुल जो है ना वो नीचे आके गिर जाएंगे. तो यहाँ पे ये है कि आपको अपने आप को स्टेबलाइज करने की ज़रूरत है.
उसमें आपको कौन सी स्ट्रेटेजी कि आप कंटिन्यूस मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज, न्यू मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजीज, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज, आपको फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की जरूरत है कि आपने अब फर्ज करें अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप अपनी होलसेल आउटलेट्स की तरफ चले जाएंगे, ये आपकी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है। आप अपनी डायरेक्ट रिटेल आउटलेट्स की तरफ चले जाएंगे, आप अपनी पहले आपने SBU अपना स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एक जगह रखा हुआ है, आप 3 जगह पे मुख्तलिफ रख देंगे ताकि लोग आपके प्रोडक्ट्स के पास इजीली अप्रोच कर सकें। फिर दूसरी चीज़ ये है आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन में चले जाएंगे कि आप अपनी प्रोक्योरमेंट खुद करेंगे, अपने रॉ मटेरियल्स को खुद इंपोर्ट कर रहे होंगे, खुद देख रहे होंगे, खुद चीज़ों को कर रहे होंगे, आप किसी के डिपेंडेंट नहीं होंगे सप्लायर्स के। फिर आप हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन करेंगे कि आप जो है लॉजिस्टिक्स को भी खुद हैंडल कर रहे होंगे, आप जो है रिटेल आउटलेट्स को भी खुद कर रहे होंगे। तो ये सारा है। फिर रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन कि आप अपनी जो इसके अंदर रहते हुए प्रोडक्ट में रहते हुए आप डाइवर्सिफाई कर जाएंगे। फर्ज करें कि जिस तरह आप गारमेंट्स में काम करते हैं, आप किड्स को ऐड कर लेते हैं, आप जेंट्स को कर लेते हैं, आप लेडीज़ को कर लेते हैं, तो ये रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन होती है कि आप एक ही सेगमेंट में डिफरेंट में जा रहे होते हैं। तो इसके अलावा आप बेड शीट्स में चले जाते हैं, आप टॉवल्स में चले जाते हैं, आप कर्टन्स में चले जाते हैं, आप कुशन्स में चले जाते हैं। तो ये रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन की एग्जांपल हो सकती है। अब आप वापस आते हैं क्वाड्रेंट 3 में। इसके अंदर ये क्या कहता है कि आपका कंपेटिटिव पोजीशन भी डाउन हो रही है कंपनी की और मार्केट भी स्लो है। जैसे आप समझ लें कि आपका कोविड का डेज थे कि आपकी सारी इकोनॉमी स्टक हो गई, आपकी मार्केट डंप हो गई, आपकी मार्केट में कहीं कोई ग्रोथ नहीं थी, आपका कंपटीशन बहुत वीक जो है वो वीक हो गया, आप कंपीट ही नहीं कर सके, आपको रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी में जाना पड़ता है। रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी क्या होती है? रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी के अंदर आप अपनी कॉस्ट कटिंग कर रहे होते हैं, जिसमें आप अपनी एम्प्लॉयज़ को फारिग कर रहे होते हैं। आपने देखा कि कोविड के डेज में बहुत सारी जगह पे आपकी एम्प्लॉयज़ को जॉब से हटा दिया गया, उनको जॉबलेस कर दिया गया, लोगों ने अपने जो है डाउन साइजिंग शुरू की, अपने लोगों को निकाल दिया, बहुत सारा किया। तो ये रिट्रेंचमेंट होती है कि आप अपने आप को बचा रहे होते हैं और आप फिर इन चीज़ों को फिल्टर आउट कर रहे होते हैं। फिर रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी कि आप रिलेटेड चीज़ों में जाते हैं, आप अपने आप को करते हैं। फिर अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, आप एंटायरली नए सेगमेंट में दाखिल हो जाते हैं। फिर आप जाते हैं डाइवर्सियर में, आप किसी के साथ डाइवर्सिफिकेशन में चले जाते हैं या किसी के साथ आप इल्हाक में चले जाते हैं या आप लिक्विडेशन में जाके इस सेगमेंट को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये क्वाड्रेंट 3। अब क्वाड्रेंट 4 में आते हैं कि जी आपकी कंपेटिटिव पोजीशन स्ट्रांग है और आपकी मार्केट में ग्रोथ कम है। यानी कि आप जिस तरह अब इसको भी आप अब अगर हम इसे कोविड की एग्जांपल यहाँ पर अपनी लें इन डेज की, तो इसके अंदर जो आपकी ये हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स वाले सेगमेंट है, उनकी कंपेटिटिव पोजीशन स्ट्रांग थी, मार्केट्स भी उनकी जो थी स्लो मार्केट ग्रोथ थी, लेकिन वो एकदम जब आया तो उनकी होगी। अब वो क्या किया, अब बहुत सारे लोग जो थे स्ट्रांग कंपेटिटिव पोजीशन की अगर हम बात कर रहे हो तो इसके अंदर आपकी रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन आती है कि आप अपनी फर्ज करें आप जो लोग टेक्सटाइल वाले थे वो कपड़ा बनाते थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मास्क बनाने शुरू कर दी उसी फैब्रिक के। वो एक रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फटाफट जो है ना मास्क और चीज़ें जो है वो और PPE गाउन्स जो थे आपके डॉक्टर्स के गाउन वो बनाने शुरू कर दिए ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर सकें। फिर उन्होंने अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन की, उन्होंने सैनिटाइजर्स और डिसइंफेक्टेंट्स की तरफ आना शुरू कर दिया। उन्होंने जो सर्जिकल मास्क है उसकी मशीनरी मंगवा के अपने से डिफरेंट चीज़ें बना के बेचनी शुरू कर दी। वही कंपनी थी, पहले वो फैब्रिक के मास्क बना रही थी, फिर उसने सर्जिकल मास्क बनाने शुरू कर दिए, उसका फैब्रिक और वो चीज़ें एंटायरली डिफरेंट थी। या उन्होंने फिर आपके क्या कहना चाहिए उनको हेल्थ केयर की उसमें चली गई। उन्होंने अपने जहां आप अपने वो गाउन्स दे रहे थे, मास्क दे रहे थे, उन्होंने कहा जी हम थर्मो गन्स भी देते हैं, टेम्परेचर गन्स, वो हम आपको जी सैनिटाइजर्स भी देते हैं, हम आपको वॉक थ्रू गेट भी देते हैं। हालांकि वो टेक्सटाइल वो फैब्रिक में काम कर रहे थे, ये उनकी अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन थी, उन्होंने उस तरफ लाया और अपने आपको कंपेटिटिव पोजीशनिंग स्ट्रॉन्ग की। उन्होंने कहा जी हम आपको फेस शील्ड देते हैं, हम आपको सारी चीज़ देते हैं, हम आपको गॉगल्स देते हैं, हम आपको सारी चीज़ें देते हैं। फिर दूसरी चीज़ ये होती है, तीसरी चीज़ ये है कि उन्होंने जॉइंट वेंचर कर लिया किसी कंपनी के साथ कि जी हमारे पास ये सम ऑफ चीज़ें हैं, आपके पास ये प्रोडक्ट लाइन है और हम ये मिल के ऑफर करें तो हम ये कर सकते हैं। तो ये होता है जॉइंट वेंचर्स की। अगर मार्केट ग्रो हो स्लो हो तो आप स्ट्रॉन्ग कंपेटिटिव पोजीशन हो आपकी, तो आप भी जॉइंट वेंचर करके आप पेनिट्रेट करके अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। तो ये आपकी स्ट्रेटजी थी। अब आखिरी स्ट्रेटजी हम पढ़ते हैं जी, ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स। वो क्या होती है? ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स जो हमने जो पढ़ा है सारा कुछ, ये ग्रैंड स्ट्रेटजी यही होती है कि जिस तरह क्वाड्रेंट में आपकी पहले थी एक्सटेंड स्ट्रेटजी पोजीशनिंग थी, आपकी कंसंट्रेशन
अब अगर आप उसको याद रखें, आपके आपकी पोजीशन स्ट्रांग थी, आपका वो वीक था। क्वाड्रेंट वन आपका था कि आपका मार्केट ग्रोथ भी स्ट्रांग थी और आपकी पोजीशनिंग भी स्ट्रांग थी, तो उसमें आपकी स्ट्रेटेजी पोजीशनिंग भी स्ट्रांग होती है, आपकी कंसंट्रेशन ऑन करंट मार्केट प्रोडक्ट्स भी बड़ी स्ट्रांग होती है, और आप रिस्क एग्रेसिवली ले रहे होते हैं सो दैट आप अपने आप को सस्टेन कर सकें, जिसमें आप सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं, आप हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड सारी इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं। अब क्वाड्रेंट टू जो आपका लेफ्ट साइड पे था, जिसमें आपकी पोजीशनिंग स्ट्रांग थी और ग्रोथ मार्केट की ग्रोथ जो थी वो स्ट्रांग थी और स्लो थी, और आपकी ग्रोथ जो थी वो स्ट्रांग थी। कंपेटिटिव पोजीशन स्ट्रांग थी और मार्केट पोजीशन आपकी स्लो थी। इसमें क्या होता है, आप अपनी प्रेजेंट अप्रोच जो होती है, अपनी प्रेजेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, उनको रीएवेल्युएट करते हैं, और फिर आप अपनी कंपेटिटिवनेस की को सस्टेन स्टेबलाइज करने के लिए आप स्ट्रेटजी बनाते हैं कि उसको मजीद इंप्रूव कैसे किया जा सकता है। और जो मार्केट ग्रो कर रही होती है, रैपिड ग्रोथ के अंदर आपको इंटेंसिव स्ट्रेटजीज चाहिए होती हैं, आपके पास ऑल्टरनेटिव की चॉइसेस होनी चाहिए कि जहां आपकी एक स्ट्रेटजी नहीं काम कर रही है आप फौरी तौर पे अडॉप्ट करें, चेंज करें, सो दैट आप मार्केट के साथ चल सकें और सर्वाइव कर सकें इन हाईली कंपेटिटिव एडवांटेज। अब आते हैं हम नीचे वाले थर्ड क्वार्टर पे, जिसमें आपकी दोनों चीज़ें, आपकी ग्रोथ भी स्लो थी और आपकी मार्केट की पेनिट्रेशन भी स्लो थी। यहाँ पे आपको कंप्लीट इन स्लो ग्रोथ इंडस्ट्रीज होती हैं, वीक कंपेटिटिव आपकी पोजीशन थी, ड्रास्टिक चेंजेस आपको चाहिए होती हैं ताकि आप बच सकें, नहीं तो आप जो है दिवालिया हो जाते हैं, आप लिक्विड, आप बिल्कुल जो है ना बैंकरप्सी में चले जाते हैं। आपको ड्रास्टिक चेंजेस चाहिए होती है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, मार्केट में अपने आपको रोकने के लिए, जिसमें आप रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजीज आपकी होती हैं। ये बड़ा आसान नहीं होता कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने अपने रिसोर्स को निकाल दें, लेकिन आपको जब अपने आप को बचाना पड़ता है तो आप फिर उनको ये करने पे मजबूर होते हैं कि आप उनको निकाल देते हैं और अपने आप को स्टेबलाइज कर रहे होते हैं, और आप कॉस्ट एंड एसेट रिडक्शन में जा रहे होते हैं। अब फोर्थ क्वाड्रेंट जो है, जिसमें आपकी कंपेटिटिव पोजीशन स्ट्रांग है और आपका मार्केट ग्रोथ कम है, तो इसके अंदर आपकी कंपेटिटिव पोजीशन स्ट्रांग है, इंडस्ट्रीज की स्लो ग्रोथ है, आप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं और ग्रोथ एरियाज के अंदर काम कर रहे हो। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आता है जी हमारा स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन फ्रेमवर्क क्या होता है, कि हम जब स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन करते हैं, हमारी डिसीजन मेकिंग की स्टेज है, हमारी फाइनल स्टेज है कि जी हमने स्ट्रेटेजी को एवेल्युएट कर लिया, शॉर्टलिस्ट कर लिया, फिर उसकी चॉइसेस भी देख ली, स्ट्रेटजीज बना ली, ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज बना ली, फिर अब हम डिसीजन स्टेज की तरफ आते हैं। इसके अंदर हम QSPM की बात करते हैं, जो क्वालिटेटिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैट्रिक्स है। इसके अंदर एक ही चीज़ आती है कि जिसके अंदर हम सारी चीज़ों की जो है ना कंप्लीट एनालिसिस करके उस पर हम फोकस करके काम कर रहे होते हैं, तो इसको हम QSPM भी कहते हैं, क्वांटिटेटिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैट्रिक्स। ये क्या है जी, टेक्निक डिजाइन टू डिटरमिन द रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस ऑफ फिजिबल अल्टरनेटिव एक्शंस। यानी आपकी टेक्निक है जिससे आप डेजिग्नेटिव डिटरमिन करते हैं अल्टरनेटिव अट्रैक्टिवनेस और फिजिबिलिटी, कि अगर ये नहीं है तो आप अपनी जो अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज हैं उनकी फिजिबिलिटीज और सारी चीजें बना लेते हैं, क्या है क्या नहीं है। QSPM के अंदर आप ये देखें कि आपके लेफ्ट साइड पे जो चीज़ें दी हुई हैं, आपका पहले की एक्सटर्नल फैक्टर्स आप हाईलाइट करते हैं, फिर आप अपने की इंटरनल फैक्टर्स, मतलब अपनी आपकी की स्ट्रेंथ क्या है, वो आप उसमें ये देख लेते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको जो की थ्रेट्स और की स्ट्रेंथ, इनको आप एवेल्युएट करते हैं। की थ्रेट्स आपको एक्सटर्नली फैक्टर्स जो है वो आपकी थ्रेट्स होती हैं, वो क्या होती हैं जी, इकोनॉमिकल थ्रेट है कि आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, डिस्टेबल होती है, जैसे कोविड आया, सारी दुनिया की इकोनॉमी क्रैश कर गई। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है आपके ऊपर, डायरेक्ट इम्पैक्ट है इकोनॉमी का टुवर्ड्स योर बिजनेस, टुवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद सेकेंडली आता है पॉलिटिकल, लीगल, गवर्नमेंटल। ये बिल्कुल इसका बहुत इफेक्ट आता है आपके लेजिस्लेशन का, पॉलिटिकल लीगल, गवर्नमेंट्स का, गवर्नमेंट की पॉलिसीज का, आपकी लीगल मैटर्स का, आपके पॉलिटिकल मैटर्स का, ये बिल्कुल आपकी मार्केटिंग, आपकी ग्रोथ पे, आपकी कंपेटिटिवनेस पे, आपके काम पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। ये बहुत बड़ा थ्रेट होता है जो भी कंपनी काम कर रही होती है, कि जी नए टैक्स लग जाते हैं, कोई टैक्स एम्बार्गमेंट लग जाती है, आपकी पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी भी हो जाती है, आपके काम बंद हो जाते हैं, स्ट्राइक शुरू हो जाती हैं, गवर्नमेंट कोई ऐसा सर्कुलर निकाल देती है कि आपकी ड्यूटीज़ लग जाती हैं, रेगुलेशन लग जाती है, कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर लग जाती है। लीगल ये है कि उस इलाके में उन चीज़ की फ़रोख्त को वो लीगलाइज कर देते हैं। जिस तरह के अंदर आपके, जिस तरह आपके जो थे पेंडेमिक के डेज थे, इसके अंदर सैनिटाइजर्स में लोगों ने और डिसइंफेक्टेंट्स में बहुत काम करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक लीगल नोटिस दे के कि ये ड्रैप का है, और ये सारा उसको उन्होंने थ्रेट करके सारे क्लोजर की तरफ लेके आ लगे। ठीक है, उसके बाद डेमोग्राफिक, ग्राफिक और आपके सोशल और कल्चरल फैक्टर्स जो हैं, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है आपकी काम पे, आपकी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन पे, कि आप जिस जोन में, जिस लोगों पे, जिस सेगमेंट पे काम कर रहे हैं, वहाँ के लोगों का
कि बाइंग पैटर्न्स क्या हैं, वहाँ लोगों की परचेज पैटर्न्स क्या हैं, वहाँ उनकी कल्चरल नॉर्म्स क्या हैं, वहाँ उनकी रिलीजियस नॉर्म्स क्या हैं, वहाँ उनकी सारे डेमोग्राफिक फैक्टर्स आ जाते हैं कि, और उसको बेस करते हुए वो फिर कर रहे होते हैं। फिर आता है टेक्नोलॉजी। ये भी बिल्कुल ये है कि अगर आपने कोप अप करना है मार्केट ग्रोथ के साथ, सस्टेन करना है सारी चीज़ों को, तो आप क्या इतने टेक्नोलॉजिकल आप कंपेटिटिव हैं कि वो कर सकें, कि आपकी टेक्नोलॉजी इतनी है, कहीं आपके पास टेक्नोलॉजी की वजह से वीकनेस तो नहीं है कि टेक्नोलॉजी आपके पास है तो सही लेकिन वो अप टू डेट नहीं है, और वो नहीं है। हम अप टू डेट टेक्नोलॉजी नहीं कर सकते, लेकिन अपनी टेक्नोलॉजी को इतना कर सकते हैं कि वो हमें इन द लॉन्ग रन सपोर्ट कर सके, और साथ साथ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लाते रहते हैं ताकि हमें उससे कोई इतना ज़्यादा अफेक्ट ना आ रहा हो। फिर ये है कि कंपेटिटिवनेस, कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में ये है कि आप compete कर रहे हैं, उसके अंदर आपकी स्पेस पे आप अपने आप को बाकियों से बेहतर चाहते हैं, इन टर्म्स योर कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ योर प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ योर ब्रांड, इन टर्म्स ऑफ योर लॉयल्टी टुवर्ड्स कस्टमर, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स यू आर ऑफरिंग। ये सारी चीज़ें कंपेटिटिव एडवांटेज के अंदर आती हैं। इसके अंदर हम फिर ये करते हैं, हम इसको वेट दे देते हैं, हम इसको उसको, अब ये मतलब जिस एक दो तीन चार पांच चीजें हैं ना, हम इसका स्कोर दे देते हैं कि जी इकोनॉमी का हम ये कहते हैं कि डायरेक्ट इम्पैक्ट है, हम इसको 5 दे देते हैं, इसको हम 4 कर देते हैं, सोशल वाले को हम 2 दे देते हैं, टेक्नोलॉजी को हम 1 दे देते हैं, और कंपेटिटिव एडवांटेज को हम 3 दे देते हैं। अब इसके हिसाब से हमने कि जी ये बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है, हम इसके लिए स्ट्रेटजी 1, स्ट्रेटजी 2, स्ट्रेटजी 3 बनाएंगे। ये भी इक्वली है कि अगर इन्होंने इस तरह किया तो स्ट्रेटजी 1 क्या होगी, स्ट्रेटजी 2 क्या होगी हमारी, और स्ट्रेटजी 3 क्या होगी। इसमें हम ये देख, इसमें भी इसी तरह हम सिंपल स्ट्रेटजीज फॉलो करेंगे, और बाकियों में जो नहीं इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी 1 और 2 बनाते हैं, थर्ड की जरूरत ही नहीं। कंपेटिटिव में भी जो 1 भी काफ़ी है और 2 भी काफ़ी है, 3 में हम जाते ही नहीं। तो सिमिलरली जब हम एक्सटर्नल की एवोल्यूशन करते हैं, हम फिर आते हैं इंटरनल फैक्टर्स की तरफ। इंटरनल फैक्टर ये है आपकी मैनेजमेंट, आपकी मैनेजमेंट जितनी स्ट्रांग होगी, जितनी इफेक्टिव होगी, उतनी ही आपकी जो फर्म है उसका एनवायरनमेंट जो है हाईली वर्क डाइवर्स एनवायरनमेंट होगा, और उसमें वर्क आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट होगा वो बड़ा डायनामिक होगा और बड़ा स्टेबल होगा। तो ये इसका इफेक्ट क्या होगा मैनेजमेंट के डिसीजंस का, इसका अगर हम वेट स्कोर बाद में करते हैं। इसके बाद आपकी मार्केटिंग की टीम कितनी एफिशिएंट है, आपकी मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी, मार्केट में जो कुछ हो रहा है उसकी फीडबैक दे, आपकी नई प्रोडक्ट डेवलपमेंट करे, आपकी प्रोडक्ट मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी को फोकस करे। फिर आपका फाइनेंस आता है कि वो आपको ये बताया कि जी आपका आपका डेट टू एसेट रेशो क्या है, आपके आपके एसेट्स क्या हैं, आपके पास लाइबिलिटी क्या है, आपके पास आपके फंड्स की इनपुट क्या है, हम नई इन्वेस्टमेंट में जा सकते हैं, डाइवर्सिटीज में जा सकते हैं, नहीं जा सकते, हमें कौन सा सेगमेंट रखना है, कौन सा सेगमेंट हमें प्रॉब्लमेटिक एरिया है, ग्रे एरिया है, उसे आइडेंटिफाई करें सो दैट उसके लिए फिर ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज हैं, नहीं तो उस एरिया को क्लोज करें। अगला आता है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन। ये बिल्कुल जो है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जिस पे फोकस करने की, क्योंकि आपके पास सारी चीज़ें हैं। आपकी प्रोडक्शन अगर टाइम पर नहीं हो रही, आपके पास ऑपरेशंस आपके टाइम पे नहीं हो रहे, आपको मटेरियल टाइम पे नहीं आ रहा, आपका मटेरियल टाइम पे डिलीवर नहीं हो रहा, आपको ऑर्डरिंग प्रॉपर नहीं आ रही, डिस्पैचेस प्रॉपर नहीं हो रही, आपकी 100% एफिशिएंसी आप ले सकते हैं, आप 50% प्रोडक्शन ले रहे हैं। तो ये सारे मैटर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनकी स्ट्रेटजीज को एग्जीक्यूट करने के लिए, कि आपका प्रोडक्शन और ऑपरेशंस जो है वो बिल्कुल जो है ना स्ट्रांग होना चाहिए। प्रोडक्शन पे लूप होल नहीं होना चाहिए, आपके पास प्रोडक्शन शटडाउन्स नहीं होने चाहिए, आपके पास ऑपरेशंस में आपके पास प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए, आपके पास नेटवर्क ऐसा हो लॉजिस्टिक्स का, आपकी सप्लाईज का, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स वो हैं जो रॉ मटेरियल की इनपुट कर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स ये होते हैं जो आपकी फिनिश प्रोडक्ट्स को मार्केट के अंदर और रिटेलर्स होलसेलर की तरफ ले जा रहे होते हैं। तो ये बड़ा बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इस पर फोकस करने की जरूरत है। फिर अगला आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि आप नई प्रोडक्ट डेवलपमेंट और नई मार्केट और नई लोगों की जो प्रोडक्ट्स है कि लोगों की नीड्स एंड वांट्स को आप आइडेंटिफाई करके चला रहे होते हैं, उस पर करने की ज़रूरत होती है। फिर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये आपका इंटरनल उसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयज़ आपका कितना स्ट्रॉन्ग और स्टेबल है, जिसकी वजह से ये जो है आपका आपस में कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट्स जो है ये बड़ा ज़रूरी होता है। हम अब इसको भी इसी तरह वेटेज देते हैं कि जी मैनेजमेंट को हम 2 दे देते हैं, मार्केटिंग को भी 2 देते हैं, फाइनेंस को भी हम 2 दे रहे हैं, प्रोडक्शन ऑपरेशंस को 5 दे रहे हैं। ये वेरी वेरी हाई इंपॉर्टेंट है। और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी है, इसको हम 3 कर रहे हैं। तो इसी हिसाब से इसके लिए हमें सिंगल स्ट्रेटजी चाहिए, 2 चाहिए, सिंगल है, 2 है, 3 है। प्रोडक्शन ऑपरेशंस के लिए हमें 3 है, 4 है, 5 है, जितनी स्ट्रेटजीज चाहिए वो लिखेंगे, और हम फिर इसको इस तरह से एवेल्यूएट करेंगे क्यूएसपीएम में। आपने अब क्यूएसपीएम को दिया, अब इसको
हमने डेवलप कैसे करना है इसको, ये कहता है कि मेक अ लिस्ट ऑफ द फर्म की एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स एंड इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन द लेफ्ट कॉलम। हमने शॉर्ट में पढ़ा था कि आप अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करें। जब आपके पास आइडेंटिफाई की होंगी चीज़ें तो आप उसकी लिस्टिंग करें। सॉरी। तो आपने अब एक साइड पे अपनी जो है राइट साइड पे लिखनी है अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, और स्ट्रेंथ एंड वीकनेस लिखनी है लेफ्ट साइड पे। असाइन वेट, उनको वेटेज देनी है और उसको उस तरह से फैक्टर कर इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर को करना है। फिर स्टेज मैचिंग स्टेज करनी है आपने, दोनों अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज हैं उसको करना है कंसीडर, उनको करना है कि अगर ये नहीं होगा ऐसे करेंगे, ये नहीं होगा ऐसे करेंगे, लेकिन हमने करना है। अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी का मकसद ये होता है कि आपने उस चीज़ को चलाना है, डिसकंटिन्यू नहीं करना है। ठीक है, फिर आपने स्कोर्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके हिसाब से उनको कंप्यूट करना है, फिर अट्रैक्टिवनेस उसकी देखनी है को कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। तो ये सारा क्यूएसपीएम का है। क्यूएसपीएम के मेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं? कि मेन एडवांटेज ये है कि आप स्ट्रेटजीज को सेट करते हैं साइमल्टेनियसली, सीक्वेंशियली, कि आप जो है सीक्वेंस बना लेते हैं चीज़ों का, प्रायोरिटाइज कर लेते हैं चीज़ों को, स्ट्रेटजीज को आप साइमल्टेनियसली चेंज कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक काम नहीं करी दूसरी एग्जीक्यूट करें, तीसरी करें, चौथी करें, और चीज़ों को शफल अप कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात आप की चीज़ें, आपकी हर चीज़ ठीक हो रही होती है और वो आपकी चीज़ प्रमोट नहीं हो रही होती, आप शेयर लूज़ कर रहे होते, तो आपको ऐसा काम करते हैं कि आप एकदम बिल्कुल जो है स्प्रिंग की तरह बाउंस बैक करते हैं और आप सारी मार्केट में छा जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज हैं जो आपको बनाई होती हैं टाइम टू टाइम, जो आप उसको देखते हुए एवेल्यूएट करके साथ साथ चला रहे होते हैं। उसके बाद आज ये कहता है integration of the pertinent and external internal and external factors in decision making process, कि आपकी जो फोकस है इंटरनल और इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स की आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर कितने इफेक्ट करते हैं। जब आप उसको वेटेज दे देते हैं, ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज बना लेते हैं, तो आप ये देखते हैं कि यार ये फैक्टर हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, इनको क्या करना है, उसके हिसाब से आपकी डिसीजन मेकिंग होती है। और डिसीजन मेकिंग रैपिड चाहिए होती है। जब मार्केट ग्रोथ हो और आप उसमें पेनिट्रेशन में जा रहे हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो आपको इंटेंसिव डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। उसमें आपको ये देखना पड़ता है हमारे पास फाइनेंसिस क्या है, हमारे पास डेवलपमेंट क्या कह रही है, ये कर रही है, आपको उसके हिसाब से फौरी तौर पर डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं क्यूएसपीएम की, वो क्या हो सकती है? क्यूएसपीएम रिक्वायर्स इंट्यूटिव जजमेंट्स एंड एजुकेटेड अजम्पशन। बिल्कुल इसमें आपको जो आपकी, जिसे हम सिक्स सेंस कहते हैं, उसको आप देख के चीज़ों को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं। आप देखिए, आप स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसको आप चीज़ों को प्रेडिक्ट करके स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं कि यार मैं सोच रहा हूँ ये ऐसा ही होगा और हम इसको ऐसे चलाएं तो हम इसको ऐसे करके कवर कर सकते हैं और हम बहुत सारी चीज़ों में काम कर सकते हैं। तो ये आपकी जजमेंट होती है, इसको इंट्यूटिव जजमेंट कहते हैं। आप बाज़ों का जिस तरह आप अपनी बात करते हैं, आप कहते हैं कि यार ये सवाल को अगर हम इसको इस तरह से लिख लें तो हम इसमें ज़्यादा ले सकते हैं, या ये जो आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कि यार ये काम है, इसके इतने सारे स्टेप्स हैं, अगर हम ये 2-3 स्टेप शॉर्ट डाउन करें तो हम ये फौरी तौर पर इसको काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपकी इंट्यूटिव जजमेंट्स होती हैं जो आपको इस तरफ लाती हैं। और ये कहाँ से आती हैं? ये एजुकेटेड जजमेंट्स होती हैं, ये आपने अपने एक्सपीरियंस से, अपनी एजुकेशन से और अपनी वर्क से सीखी होती हैं। तो इसकी अंदर जो है क्यूएसपीएम के अंदर बहुत सारी इंट्यूटिव जजमेंट और एजुकेशन एजम्पशंस रिक्वायर्ड होती हैं, जो कि बाज़ औक़ात मुश्किल से हो रही थी। ओनली एज गुड एज प्री रिक्विजिट इनपुट्स। ये जो क्यूएसपीएम है ये एक ऐसी आपको प्री रिक्विजिट टाइप इनपुट दे सकता है, ये कोई हतमी इनपुट नहीं दे सकता, लेकिन आपको एक ब्रॉडर, एक आपको ना एक ब्रॉडर सेंस में एक आपको रिव्यू दे सकता है चीज़ों का, ये ऐसे हो सकती हैं। उसको फिर आपने अपनी इंट्यूटिव जजमेंट और एजुकेशन एजम्पशंस के हिसाब से चलाना होता है। अगर वो आपके पास नहीं है तो बाज़ औक़ात आपकी स्ट्रेटजी फ्लॉप हो रही होती है। ठीक है, कल्चरल एस्पेक्ट क्या है जी? स्ट्रेटजी चॉइस, एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रेटजी चॉइसेस के क्या हो सकते हैं? ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है सबसे पहले तो। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन कल्चर डेवलप होता है आपके सेट वैल्यू, बिलीव्स, एटीट्यूड्स, कस्टम, नॉर्म, पर्सनैलिटी ऑफ डिस्क्राइब बाय अ फर्म, नॉट अ सिंगल पर्सन। जो आपकी पर्सनल क्वालिटीज होंगी, जो आपके पर्सनल बिलीव्स होंगे, पर्सनल एटीट्यूड्स होंगे, पर्सनल नॉर्म्स, कस्टम्स, पर्सनैलिटी होगी, वो आपकी पर्सनल होगी। जब हम फर्म की बात कर रहे हैं तो जो फर्म ने डिफाइन किया होगा, एक पैटर्न, जो एक बिलीफ, एटीट्यूड, नॉर्म, डिसिप्लिन, जो पर्सनैलिटीज डिफाइन की होंगी, वो उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कहलाएंगी। वो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बनाती है और कल्चर कहलाएंगी। सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज डिपेंड ऑन सपोर्ट ऑफ द फर्म कल्चर। बिल्कुल ऐसी है कि जो आप जब स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ये है कि आप चेंज अडाप्ट कर रहे होते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर पर डिपेंड करता है कि वो कितनी रिस्पॉन्सिव है टुवर्ड्स चेंज। अगर वो हाईली रिस्पॉन्सिव टुवर्ड्स चेंज है तो उसका कल्चर बहुत ही डायनामिक होगा और वो उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। बाज़ औक़ात ये होता है कि वो जिस तरह हमारे सरकारी इदारों का कल्चर है कि यार डाल दो देखी जाएगी की होएगा,
उधर जाके ना फिर वो होता है कि आप कोई नई चीज़ नया काम भी करना चाह रहे होते हैं तो वो कहेंगे जी अभी हम देखेंगे सोचेंगे और हम करेंगे। उनका कल्चर ही ये है कि हर चीज़ को लिंगर ऑन करो, देखो ना और करो ना, देखेंगे। बेसिकली इस टाइप का जो कल्चर होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा खतरनाक होता है। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ऐसा होता है कोई भी नई चीज़ आई है उसे अडॉप्ट करें और प्रमोट करें। पॉलिटिक्स ऑफ स्ट्रेटेजी चॉइस क्या होती है, पॉलिटिकल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, बिल्कुल हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिटिक्स होती है। वहाँ पे ये चाहिए होता है हायरार्की इन कमांड्स। आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल जितना अच्छा होगा चीज़ों पे, उतनी ही अच्छा आपका डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और आप कैरियर्स के अंदर भी प्रमोट करेंगे, कैरियर्स की अट्रैक्ट करेंगे, होगी एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। आप अपने रिसोर्सेज की भी प्रॉपरली आप एलोकेट करेंगे, लोगों के लिए भी काम करेंगे, उनके अलावा अपने वर्कर्स का भी ख्याल करेंगे, उनके वर्किंग एनवायरनमेंट का भी और बाकी चीज़ों का भी, तो भी उसकी जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा हो सकता है। स्ट्रेटजिस्ट के अंदर पॉलिटिकल टैक्टिक्स की अगर हम बात करें कि वो उनके अंदर क्या ऐसे जो स्ट्रेटजीज बना रहे होते हैं, उनके अंदर वो इक्विफिनैलिटी के होता है, सेटिस्फेक्शन होता है, जनरलाइजेशन होता है, हाई ऑर्डर इश्यूज होते हैं, पॉलिटिकल असेसमेंट। बेसिकली वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अप्रोच से काम कर रहे होते हैं, वो हर चीज़ों को देख रहे होते हैं, हर लोगों से काम लेना होता है। जब वो स्ट्रेटजी बनाते हैं तो हर चीज़ को एक स्लो को भी मूवमेंट, स्लो अडॉप्टर को भी और हाईली अडॉप्टर को लेके चल रहे होते हैं। तो वो उनमें डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं उनकी क्वालिटी से, उसे सेटिस्फाई भी कर रहा होगा, उसे डरा भी रहा होगा, उसे जनरली बता रहा होगा, उसको उसकी इंपॉर्टेंस भी बता रहा होगा, उसको उसका वो भी बता के उसको इस तरह से चला रहा होगा। गवर्नेंस के इश्यूज ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वो हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल करें और मैनेजमेंट के ऊपर कंट्रोल रखें, ओवरसाइट करें, ओवरलुक ना करें चीज़ों को, उस पर बिल्कुल फोकस्ड रहें हर चीज़ को और फिर अपनी लीगल प्रिस्क्रिप्शंस को भी से भी अवेयर हों कि लीगल मैटर्स को भी उनको पता हो, स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट भी पता हो, जो उनके साथ लोग जुड़े हैं उनका भी पता हो, उनको स्टेक होल्डर्स को कैसे देना है, उनका उनके राइट्स को कैसे एक्सरसाइज करना है। अगर आपके वो स्टेक होल्डर्स हैं उनको आपने कोई इंडेमनिटी देनी है वो कैसे देनी है, उनको कोई मैच्योर उनको कोई बॉन्ड्स देने हैं वो कैसे देने हैं, उनको कोई शेयर देना है कैसे देना है, उनके राइट्स का और उनकी चीज़ों का ख्याल करना है। ये सारे गवर्नेंस इशू आते हैं और ये भी हाईली इंपॉर्टेंट होते हैं स्ट्रेटजी के चॉइसेस के अंदर सारे। So this was the whole overview of the chapter of strategy formulation, selection and decision making. So inshallah we'll be discussing next in the next lecture. Thank you very much.